प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि आज हम अपना जो मौखिक प्रश्न है उसको हम करेंगे। इस पाठ के हमने शब्दार्थ लिख लिए हैं। अब तक हमने इस पाठ में क्या क्या किया है उसको एक बार दोहरा देता हूँ। हमने अपना 9वां पाठ पतंग, इसका काव्य पाठ किया। आपने सुलेख में भी इस कविता को लिख करके याद किया है। क्लास वर्क नोटबुक पे भी आपने इस कविता को लिखा है और याद किया है। पाठ से संबंधित एक चित्र भी बना लिया है और कल हमने इसके शब्दार्थ आपसे करवाए थे। आपने शब्दार्थ को लिख लिया होगा और याद भी कर लिया होगा। तो आज हम शुरू करेंगे इसके मौखिक प्रश्न जो चर्चा के द्वारा किया जाता है। तो आज मौखिक प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। मौखिक का पहला भाग है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। कौन है? पहला है क, पतंग ने पर किससे उधार लिए हैं? किससे उधार लिए हैं? तो जैसा कि कविता में भी बताया गया था कि जो पहली ही पंक्ति में कि तितली से लेकर पर उधार, तो तितली से पंख उधार लिए हैं। उधार क्या होता है बच्चों? किसी से मांगना। जब हमारे पास कोई चीज़ नहीं होती है, हमें वो चाहिए होता है, तो हम किसी से ले लेते हैं। तो यही बात कवि ने भी कही है कि पतंग ने किससे पंख पर उधार लिए। यहाँ पे पर का मतलब मैंने आपको बताया, पंख के लिए इसका प्रयोग किया गया। तो लिखेंगे पतंग ने पर तितली से उधार लिए। फिर ऐसे भी लिखा जाता है तितली से पतंग ने पर उधार लिए। और ये कुछ मौखिक प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं और उसका उत्तर हम संक्षेप में ही देते हैं। तो ये भी उसी के तौर पे हम कहेंगे, ये भी वैसा ही है। पतंग ने पर किससे उधार लिए हैं? तो पतंग ने पर तितली से उधार लिए हैं। या फिर हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि पतंग ने तितली से पर उधार लिए हैं, तितली से पतंग ने पर उधार लिए हैं। दोनों ही सही। ख है दूसरा भाग, ख। मुर्गे और बंदर से, मुर्गे और बंदर से, मुर्गे और बंदर से पतंग को क्या क्या मिला? पतंग को क्या क्या मिला? क्या क्या मिला?
कविता में हम जानते हैं कि मुर्गे से तो पतंग को कलगी मिली थी। कलगी क्या होती, जो सर पे होती है, पक्षियों के सर पे होती है, मुकुट की तरह सुंदर लगती है। और बंदर से पतंग को पूंछ मिली थी, लंबी सी पूंछ। कविता में भी लिखा था कि लंबी लगा पूंछ, बंदर की लंबी लगा पूंछ। तो बंदर से उन्होंने पूंछ ली थी, मुर्गे से कलगी ली थी। कलगी सिर पे जो मुर्गे के लाल रंग का जो हम कहेंगे कलगी होती है, ये काफ़ी आकर्षक लगती है, सुंदर लगती है। तो पतंग ने, हमें कैसे लिखेंगे इसे अब, कि मुर्गे से पतंग ने कलगी और बंदर से पूंछ। अरे ऐसे लिखेंगे, मुर्गे और बंदर से पतंग को क्या क्या मिला है। हमारा प्रश्न क्या है, मुर्गे और बंदर से पतंग को क्या क्या मिला है। तो हमारा उत्तर रहेगा कि मुर्गे से पतंग को कलगी और बंदर से मुर्गे से पतंग को कलगी और बंदर से पतंग को पूंछ मिली है। तो पतंग को मुर्गे से कलगी और बंदर से पूंछ मिली है, इस तरह हम लिखेंगे। ग पे है अगला, ग प्रश्न है, उस पर चलते हैं। पतंग मछली की तरह जल विहार कहाँ करती है। जगह पूछा है, कहाँ मतलब स्थान पूछा है। पतंग मछली की तरह, पतंग मछली की तरह पतंग मछली की तरह जल विहार कहाँ करती है। कहाँ करती है। तो कविता में भी लिख रखा है कि वह नीले आसमान में करती है। पतंग की जो चाल है वो मछली की तरह है। जिस तरह मछली नीले समुद्र में घुमा करती है, उसी तरह जो पतंग भी है वो नीले आसमान में रानी की तरह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। लगता है कि वह जल विहार कर रही है। आसमान, नीले आसमान में वह जल विहार कर रहा है। जल विहार का आपको अर्थ मैंने बता ही दिया था, जल में घूमना, तैरना या खेलना। तो ये था हमारा, मछली की तरह जल विहार कहाँ करती है। पतंग मछली की तरह रखेंगे, पतंग मछली की तरह नीले आसमान में जल विहार करती है, या नीले आसमान में पतंग मछली की तरह जल विहार करती है। तो दोनों तरह से हमें इसका उत्तर बता सकते हैं, दोनों ही उत्तर सही है। अगला है घ। पतंग क्या करना चाहती है। पतंग क्या करना चाहती है। तो पतंग क्या करना चाहती है, तो जिस तरह के हमें कविता में बताया गया है, वह नीले, वह गगन छूने चली, उड़ चली गगन छूने पतंग। तो मतलब वो गगन को छूना चाहती। सबसे पहली बात क्या है, वह गगन को छूना चाहती। उसके बाद वो सूरज को भी छूना चाहती। क्या करती है, तो हम दोनों काम कह सकते हैं कि जैसा कि प्रश्न में यही पूछा गया है कि पतंग क्या करना चाहती, तो विचरण तो कर ही रही है, बगुलों के साथ बातें कर रही है,
और बादलों के साथ बातें कर रही है। इंद्रधनुष जैसे आंगन में वह हिरनी की तरह कूद रही है, सब तो कर रही है, लेकिन वो क्या चाहती है ये हमें बताना है कि पतंग है वो और क्या करना चाहती है। तो हम कहेंगे कि पतंग जो है एक तो गगन को छूना चाहती है, आसमान, गगन को आसमान कहा है, और दूसरा है वो सूरज को छूना चाह रहा है। तो ये दो चीज़ हम बताएंगे, बाकी चीज़ तो वो कर ही रही है। उसकी चाहत के बारे में हमें बताना था कि पतंग की और क्या चाहत है या उसकी क्या चाह है। तो हम इसमें उत्तर लिखेंगे कि पतंग सूरज और आसमान को छूना चाहती है। इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं। पतंग आसमान और सूर्य को या सूरज को छूना चाहती है। तो चाह के बारे में बताना था। तो हमसे जितना प्रश्न पूछा जाता है हम उतना ही उत्तर देंगे, ज़्यादा विस्तार से बताने की ज़रूरत नहीं। तो इसमें प्रश्न में भी पूछा है पतंग क्या करना चाहती है, उसकी क्या चाहत है, यही बतानी है कि पतंग सूरज को छूना और आसमान को छूना चाहती है। हम एक वाक्य में भी बोल सकते हैं पतंग सूरज और आसमान को छूना चाहती है। तो इस तरह से लिखा जा सकता है। अगला हमारा 5वां प्रश्न है। अगला पतंग ऊंची चढ़ जाती है। पतंग ऊंची चढ़ जाती है, चढ़ जाती है, पर धरती के संग रहती है, पर धरती के संग रहती है। कैसे? तो इसमें हमें बताना है कि हम तो जानते ही हैं कि पतंग जो है ऊंचे आसमान में चढ़ जाती है, लेकिन ये भी कवि ने कहा है कि ये धरती के संग रहती है। कैसे? तो हमें पता है पतंग भले कितनी भी आसमान में ऊंचाई पे चले जाए, बादलों के पास चले जाए, लेकिन वो धरती से जुड़ी रहती है डोर के माध्यम से। जो डोर है जिससे पतंग उड़ती है उसको उड़ाने वाला धरती पे रहता है और वह धरती से डोर के माध्यम से जुड़ी रहती है। यही बताना चाहता हूँ कि पतंग ऊंची चढ़ जाती है पर धरती के संग कैसे रहती है। तो हम कहेंगे पतंग ऊंची चढ़ जाती है पर वह धरती के संग डोर के माध्यम से रहती है, या धरती के संग डोर के माध्यम से जुड़ी रहती है। तो हम इस तरह लिख सकते हैं पतंग ऊंची उड़ जाती है पर वह धरती के संग डोर के माध्यम से रहती है, या डोर के माध्यम से पतंग धरती के संग रहती है। इस तरह भी हम लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। तो ये था हमारा 5वां प्रश्न। पतंग ऊंची चढ़ जाती है पर धरती के संग रहती है कैसे? तो कारण बताना था। तो हम कहेंगे पतंग धरती के संग डोर के माध्यम से रहती है, क्योंकि पतंग उड़ाने वाला धरती पे ही है। हमारा 6ठा प्रश्न च भाग, च और अंतिम हम कहेंगे मौखिक का च और अंतिम प्रश्न। कवि ने पतंग की तुलना किस किससे की है?
किससे की है। कवि ने पतंग की तुलना किस किस से की है। तो कवि ने बहुत से जीवों से इसकी तुलना की। कवि क्या कहता है कि वह बादलों से बातें करती है, कभी वो बगुलों के साथ विचरती है, कभी वो हिरनी की तरह वह आसमान में कूदती। तो अलग अलग जीवों के नाम हम लोग बताते हैं। तो इसके अंदर है कवि ने पतंग की तुलना किस किस से की है। तो किस किस में सबसे पहले हो गए बादल, बगुले, हिरनी, सैलानी, रानी, ये सब थे। तो एक बार फिर से देखते हैं इनको, इनकी व्याख्या कर देते कि पतंग एक सैलानी है। सैलानी घूमने वाले को कहते हैं, यात्री को कहते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो सैलानी से तुलना की है। दूसरा है कि वह नील गगन की रानी है। तो रानी क्या होती है, अपने राज्य में पूरा घुमा करती है और अपने राज्य का भ्रमण किया करती है। तो एक रानी से भी तुलना की है। सैलानी दो चीज़ हो गया। सैलानी टूरिस्ट को कहा जाता है, पर्यटक को कहा जाता है, यात्री को कहा जाता है, या घुमक्कड़ जो घूमता है उसे कहा जाता है। उसके बाद बादल से की है, क्योंकि वो बादलों से बात करते हैं, तो बादलों से वो उसकी तुलना की गई है। बगुलों के साथ विचरती है, बगुलों के साथ वो घूमती है। तो पतंग की तुलना किसके साथ की गई है, बगुलों के साथ भी की गई है। हिरनी से भी की गई। हिरनी जिस प्रकार कूद करके चलती है, उसी तरह पतंग भी नीले आसमान के इंद्रधनुषी आंगन में कूद के चलती है। तो इनके हमें नाम बताने हैं, किन किन से तुलना की गई है। एक हो गया रानी, दूसरा हो गया सैलानी, तीसरा बादल, बगुले और हिरनी। कुल मिलाकर 5 चीज़ों से तुलना की गई है। तो एक एक करके मैं बताता हूँ। प्रश्न भी एक बार पहले सुन लेते हैं। कवि ने पतंग की तुलना किस किस से की, मतलब एक से अधिक है। किस किस से की है, मतलब एक से अधिक वस्तुओं से हम कहेंगे या जीवों से तुलना की है। तो लिखेंगे कवि ने पतंग की तुलना रानी, सैलानी, बादल, बगुले और हिरनी से की। तो 5 का नाम इस तरह ही लिखेंगे। तो फिर से एक बार शुरुआत करते हैं इसकी। कवि ने पतंग की तुलना किस किस से की है, एक से अधिक। जब हम किस किस की बात कर रहे हैं, इसका अर्थ ही है कि हम तुलना एक से अधिक से कर रहे हैं। तो लिखेंगे कवि। कवि क्यों नहीं, क्योंकि जो कविता जो है वो कवि ने ही लिखी। तो एक तरह से हम कहेंगे तुलना जो कर रहा है जो कवि ही हो सकता है, क्योंकि कविता उसके द्वारा ही लिखी गई है। तो लिखेंगे कवि ने पतंग की तुलना रानी, सैलानी, बादल, बगुले और हिरनी से की है। तो ये था, सभी का हमने नाम लिख दिया। तो मौखिक प्रश्नों को हम चर्चा के द्वारा ही कर रहे हैं। इस पाठ में लिखित प्रश्न भी है, तो 5 लिखित प्रश्न हैं जिसे कि हम नोटबुक में हम करेंगे। तो आज के लिए बच्चों, ये जो मौखिक प्रश्नों को अपने शब्दों में आपको लिखना आना चाहिए। ये प्रश्न लघु प्रश्नों के रूप में पूछे जाते हैं और इन सब का प्रश्न का उत्तर देते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमसे जितना पूछा गया है हम उतना ही उत्तर लिखेंगे, ज़्यादा विस्तार से लिखने की ज़रूरत नहीं। अगर संक्षेप में पूछा गया तो उतना ही हम बताएंगे। जैसे कि पहला ही पतंग जो प्रश्न था, पतंग ने पर किससे उधार लिए हैं, तो हम कहेंगे पतंग ने पर तितली से उधार लिए। तो जितना पूछा जाएगा उतना ही उत्तर देंगे। तो आज के लिए इतना ही है। कल हम इसके लिखित प्रश्नों को नोटबुक में लिखवाएंगे। आज के लिए बस इतना ही।